हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन, भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने 80-90 हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? 90 हजारको सेना, द्वन्द्व अगाडि 45 हजारको सेनालाई 90 हजार पुर्याइयो। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने। वर्तमान परिवेशमा देशमा युद्ध र विपदको स्थिति नरहेको र सीमा सुरक्षामा पनि सेनाको भूमिका प्रभावकारी नदेखेकाले संख्या घटाउनु पर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। तपाईको सम्पत्ति मारेर लुटेर यिनीहरूको कार्यकर्ता खुवाएर अनि सेना धेरै भएर के अरे यो चीन र भारतको बिचमा के काम रे लड्न सक्दैन भन्दाखेरि यी राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, देशद्रोही तपाईका यी नेपाली होइनन्, यिनीहरू विदेशी दलालहरू। आपको भी ये बात अच्छी लगेगी कि ये लोग अनावश्यक खर्चों में कटौती कर उसे विकास के काम में लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि नेपाल की सेना की संख्या 90,000 हो। वे उस संख्या को घटाकर 50,000 करना चाहते हैं। सीधे तौर पर 40,000 सेनाओं को बर्खास्त कर वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आपको ये सही लगता है कि नेपाली सेना को काटकर ये लोग नेपाल का विकास कर पाएंगे? पिछले 15-20 साल में वे कुछ नहीं कर पाए। अब वे नेपाली सेना की संख्या कम करने और उसे विकसित करने की बात कर रहे हैं और वो बड़े शर्म से कह रहे हैं कि अगर हमारा पड़ोसी देश हम पर हमला करेगा तो हम उससे निपट नहीं पाएंगे, उससे लड़ नहीं पाएंगे, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि अगर सेना है तो उसे कुछ समय के लिए सीमा पर रोक दिया जाएगा? आप ये नहीं कह सकते कि भारत और नेपाल के बीच युद्ध नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि भारत और नेपाल, चीन और नेपाल के बीच कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन भारत और चीन के बीच युद्ध होगा और इसकी जड़ नेपाल होगी। जब भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो भारत भी नेपाल की सड़कों पर लड़ेगा और चीन भी उसी रास्ते से आकर हमला करना शुरू कर देगा। और जब दो बड़े देशों के बीच युद्ध होगा तो नेपाल को इन दोनों देशों के बीच पिसना पड़ेगा। तो जब आप सेना कम करने की बात कर रहे हैं, खैर दोस्तों अब बात करते हैं कि संख्या को घटाकर 90,000 और इसे रुपये पर ला रहे हैं 50,000। क्या कोई दूसरा विकल्प किया जा सकता है? दोस्तों मैं यहाँ पर 3 बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जिससे अगर नेपाल में कार्यान्वयन होगा तो नेपाल के खर्चों में काफी हद तक कमी आएगी और नेपाल खुद ही बहुत तेजी से विकास करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज जो मैं विकसित करने के बारे में सोचता हूँ वह पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में है। रुपये का निवेश, नेपाल में 30-40 बिलियन का खर्च केवल पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना है। आप समझ सकते हैं 30-40 बिलियन। अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों नेपाल सरकार को 2-3 साल तक ईवी, बाइक, कार जो भी बिजली से चल रहा है उसे खरीदना बंद कर देना चाहिए, यानी कस्टम ड्यूटी खरीदना बंद कर देना चाहिए। इससे बड़ी मात्रा में नेपाली लोग ईवी पर स्विच करेंगे और बाइक, 4 पहिया वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक पर चलने लगेंगे। जब 2-3 साल में हर नेपाली व्यक्ति के पास इलेक्ट्रिक वाहन होगा तब कहीं न कहीं आपको पेट्रोलियम उत्पादों को बहुत कम मात्रा में आयात करना होगा। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि नेपाल में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्ज नेपाल के बिजली प्राधिकरण को देना होगा, क्योंकि वे इससे चार्ज लेंगे। इसलिए नेपाल में 2 चीजें होंगी, एक तो ये कि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कम हो जाएगा और दूसरा ये कि जिस बिजली की खपत आप भारत, बांग्लादेश में बेचने की सोच रहे हैं उसकी खपत नेपाल में ही होने लगेगी, जो नेपाल का एक बहुत बड़ा राजस्व क्षेत्र बन सकता है। वहीं अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि नेपाल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। जानकारी के लिए बताऊं तो एक आंकड़े के मुताबिक नेपाल के रूप स्विस बैंक में 35 अरब रुपए काले धन के रूप में है। आप समझ सकते हैं, रुपये 35 अरब यदि आप इसे नेपाल में ला सके तो नेपाल में बहुत बड़ा विकास हो सकता है। इसलिए भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए आपको कुछ कदम उठाने ही होंगे। इसके बजाय आप सेना को कम करने के लिए जो कर रहे हैं वह नेपाल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो हो सकता है कि स्विस बैंक में जमा नेपाल का काला धन वापस आ जाए और उससे क्या होगा कि नेपाल में विकास तो हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक की पोल खोलेंगे तो 10 आदमी 10 लोगों की पोल खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप एक दूसरे की पोल खोलकर नंगे नहीं होना चाहते, इसीलिए आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की बात
नहीं करते। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। तो यहाँ तीसरा बिंदु आपके लिए सबसे कठिन होने वाला है, क्योंकि वह साम्यवाद को निष्कासित करना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि साम्यवाद लाने के लिए लोगों ने कितना खून बहाया, क्या हुआ? मेरा मानना है कि साम्यवाद नेपाल के लिए उपयुक्त नहीं है। नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ मुझे नहीं लगता कि साम्यवाद की जरूरत है। नेपाल भारत के एक राज्य यूपी की जनसंख्या तो दूर क्षेत्रफल भी नहीं है, तो इसे मैनेज करने के लिए इतने एमएलए, इतने पीए, छोटे छोटे पद, ऊपर से नीचे तक पद ही पद। और उसने क्या है, मंत्री, राजनीतिक दल, हर आदमी, किसी के चाचा का बेटा, किसी का अपना बेटा, किसी का भतीजा, किसी का जीजा, किसी की भाभी, हर कोई वहाँ फिट है। तो ये एक पारिवारिक रोजगार योजना के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब वे सभी लोग वेतन के रूप में हर साल नेपाल के अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इसे रोकेंगे तो कहीं न कहीं नेपाल के विकास में आपको एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलेगी। उनके पास कोई बड़ा विजन नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें जो सालों से चल रही हैं उसी बजट को दोहराते रहते हैं और नेपाल की जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। वैसे भी मित्रों, ये संभव है कि मेरे ख्याल से मैंने यह बात अपने दिल से कही है, इसलिए कई राजनेताओं को गलत लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई असंभव काम है। आप नेपाल के सुरक्षा जाल को हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं और नेपाल में विकास करना चाहते हैं, जो 15-20 साल से देखा जा रहा है कि आप कितना विकास कर रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। नेपाल से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगा।